आज रात ये तीन लड़के ऐसा काम करने वाले थे जिसके बारे में सोचकर भी किसी की रूह कांप जाए। नशे में धुत ये तीनों एक मुर्दा घर के अंदर खड़े थे और उनके सामने थी एक मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री एना फ्रिट्ज की लाश। लेकिन उनके चेहरों पर ना डर था ना अफसोस, बल्कि उनकी आंखों में खतरनाक लालच दिखाई दे रहा था जो धीरे धीरे उन्हें इंसानियत की हर सीमा पार करने को मजबूर कर रहा था। कुछ देर के बाद में ये लोग उस बेबस शरीर के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करने वाले थे जिसके बारे में सोचना भी आसान नहीं था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़की को वो लोग मरा हुआ समझ रहे हैं उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एना की सांसें अभी पूरी तरह थमी नहीं थी। वो अभी भी जिंदा थी और अपने साथ हो रही हर चीज को वो महसूस कर सकती थी। अब सवाल ये है, आखिर एना इस हालत तक कैसे पहुंची और उस रात को उसके साथ क्या हुआ था? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत में हम लोग ये देखते हैं एक मशहूर अभिनेत्री एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी मुर्दा घर में लाई जा रही है। इसके बाद एना की बॉडी को अस्पताल के मुर्दा घर में रख दिया जाता है। यहाँ पर काम करता था एक कर्मचारी जिसका नाम पाउ था। जब पाउ पहली बार एना की बॉडी को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आखिर उसके सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बड़ी सेलिब्रिटी की लाश पड़ी थी। लेकिन यही उत्साह उससे एक बड़ी गलती करवा देती है। वो चुपके से एना की बॉडी की एक फोटो खींचता है और अपने कुछ दोस्तों को भेजता है और यहीं से मुसीबत की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद उसके दोस्त हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आते हैं। इनमें से एक का नाम इवान था और दूसरे का नाम जावी था। ये लोग अस्पताल में पहुंचते ही वहां बैठी लड़कियों को गलत नजर से देखते हैं। उन्हें देखकर साफ समझ आता है कि इनके इरादे बिल्कुल सही नहीं है। असल में ये तीनों पार्टी करने वाले थे, लेकिन पाउ अभी उनके साथ नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी ड्यूटी को खत्म होने में लगभग 1 घंटा बाकी था। जैसे ही पाउ की ड्यूटी खत्म होती है ये सभी अस्पताल के बाहर जाते हैं और वहीं पर शराब पीने लगते हैं। इसी दौरान पाउ अपने दोस्तों को ये बताता है कि आज मुर्दा घर में एना फ्रिज की बॉडी आई है। ये बात सुनते ही इवान की दिलचस्पी अचानक बढ़ जाती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत पाउ से पूछता है, क्या हम उसकी बॉडी को देख सकते हैं? ये सुनते ही पाउ साफ मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। अगर किसी को इसके बारे में भनक लग गई तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन इवान इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार पाउ को मनाने की कोशिश करने लगता है। काफी देर मना करने के बाद आखिरकार पाउ हार मान जाता है और इसी के साथ वो अपनी नौकरी को खतरे में डालकर अपने दोनों दोस्तों को अस्पताल के उस हिस्से में लेकर जाता है जहां एना फ्रिज की बॉडी रखी हुई थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला आगे चलकर एक ऐसे खौफनाक हादसे का वजह बनेगा जो उन तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वो अस्पताल का रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, ऐसी जगह जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना सख्त मना था। यही वजह थी अंदर जाते समय पाउ बार बार अपने दोस्तों को सावधान रहने के लिए कह रहा था। वो उन्हें बार बार समझाता है अगर किसी ने उन्हें यहाँ देख लिया तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तीनों धीरे धीरे मुर्दा घर के अंदर आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान पाउ एक बॉडी के पास में रुकता है और उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है, लेकिन उसे देखते ही इवान और जावी दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि वो एना फ्रिज की लाश नहीं थी। पाउ ने उनके साथ मजाक किया था। इसके बाद वो उन दोनों को लेकर मुर्दा घर के दूसरे हिस्से में जाता है जहाँ एना की बॉडी रखी हुई थी। जैसे ही वो लोग उसके चेहरे से कपड़ा हटाते हैं दोनों कुछ पल के लिए उसे देखते ही रह जाते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि एना सच में बेहद ही खूबसूरत थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अभिनेत्री को वो लोग बड़े पर्दे पर देखते थे वो अब उनके सामने पड़ी हुई है। लेकिन यहीं से माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। इवान का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रह जाता। वो बार बार एना की बॉडी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें और उसकी बातें दोनों जावी को असहज करने लगती हैं। उसे साफ महसूस होने लगता है कि उनका अब यहाँ होना ठीक नहीं है। लेकिन इवान इस बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। उल्टा वो तो लगातार ऐसी बातें करता है जिसे सुनकर जावी की बेचैनी और बढ़ जाती है। वो कई बार उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है उन्हें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन इवान उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। हैरानी की बात यह थी कुछ देर के बाद पाउ भी इवान की बातों का समर्थन करने लगता है। ये देखकर जावी और परेशान हो जाता है। अब उसे एहसास होने लगता है उसके दोनों दोस्त धीरे धीरे अपनी सीमाएं भूलते जा रहे हैं। वो कहता है तुम लोग जो करने की सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन शराब का नशा और बिगड़ती हुई सोच इन दोनों पर इतनी हावी हो चुकी थी कि जावी की बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद पाउ और जावी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। वहीं इवान अब पूरी तरह अपनी सीमाएं भूल चुका था। वो एना की बॉडी के साथ बेहद ही गलत और अमानवीय हरकतें करने लगता है। ये देखकर जावी बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अब हालात उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा खराब हो चुके थे। कुछ देर के बाद जब इवान अपनी हरकतों को खत्म करता है तो उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं दिखाई देता। उल्टा वो तो ऐसी बातें करता है मानो उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। ये सुनकर जावी का सब्र जवाब देने लगता है। वो तुरंत उससे बहस करने लगता है। धीरे धीरे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। कुछ देर के बाद पाउ भी अपना आपा खो बैठता है और वो भी एना के लाश के पास में जाकर उसके साथ बेहद ही गलत व्यवहार करता है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी वहाँ मौजूद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। हम देखते हैं कि एना की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। एना असल में मरी नहीं थी, किसी वजह से उसे मरा हुआ समझ लिया गया था। लेकिन अब उसे धीरे धीरे होश आने लगा था। जैसे ही पाउ उसकी आंखें खुलती हुई देखता है उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनते ही इवान और जावी तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर एना पर पड़ती है दोनों एकदम सन्न रह जाते हैं क्योंकि जिस लड़की को वो लोग अब तक मरा हुआ समझ रहे थे वो उनके सामने जिंदा थी। कुछ पल के लिए
कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर अब क्या किया जाए। लेकिन धीरे धीरे उन तीनों के मन में एक ही डर पैदा होने लगता है, अगर एना बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता देगी तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में 18 साल से कम आयु वाले कृपया आगे न बढ़ें। धन्यवाद। जावी की सोच बाकी दोनों से अलग थी। वो एना को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे पानी पिलाता है, इतना ही नहीं उसे कपड़े पहनने में भी उसकी सहायता करता है, क्योंकि एना अभी बेहद ही कमजोर थी और डरी हुई हालत में थी। दूसरी तरफ इवान का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो मन में सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि किसी भी कीमत पर उसे खुद को बचाना है। इसी वजह से वो एक खतरनाक योजना के बारे में सोचने लगता है। लेकिन जावी उसकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होता। वो बार बार उसे समझाता है जो भी कुछ हो चुका है हम लोग उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी गलती को छिपाने के लिए कोई और बड़ी गलती नहीं करना है। अब धीरे धीरे तीनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ डरी हुई एना थी, वहीं दूसरी तरफ अपने फ्यूचर को लेकर घबराए हुए ये तीनों लड़के थे। इनकी बहस चल ही रही थी, लेकिन तभी अचानक अस्पताल का एक कर्मचारी उस कमरे के अंदर आता है। उसे यहाँ अचानक देखते ही तीनों के होश उड़ जाते हैं। वो लोग घबराकर तुरंत छिप जाते हैं ताकि उस कर्मचारी की नजर उन पर ना पड़े। उधर एना को लगता है शायद यही उसका बचने का आखिरी मौका है। वो पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह उस कर्मचारी का ध्यान अपनी ओर खींच सके, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। कई घंटे तक मृत समझे जाने की वजह से उसका शरीर लगभग सुन्न पड़ चुका था। वो चाहकर भी इतना आवाज नहीं कर पा रही थी कि कोई उसकी आवाज को सुन सके। कुछ सेकंड तक कर्मचारी वहाँ रहता है और फिर वहाँ से जाता है। उसे जाते ही एना की उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि मदद मिलने का एक बड़ा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। दूसरी तरफ इवान की घबराहट फिर से बढ़ने लगती है। उसे बार बार यही डर सता रहा था कि अगर एना बच गई तो उन सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी डर में वो बेहद ही खतरनाक फैसला लेने की बात करता है। लेकिन इस बार जावी चुप नहीं रहता। वो सीधे इवान के सामने खड़ा हो जाता है। गुस्से में वो कहता है जो भी कुछ हुआ उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कोई और गलत काम नहीं करने दूंगा। ये सुनते ही इवान का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है कि जावी अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है और अगले ही पल दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। बहस देखते देखते मारपीट में बदल जाती है। गुस्से में इवान जावी पर हमला कर देता है। हालत को बिगड़ते देख पाओ बीच में आता है और किसी तरह दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। आखिरकार वो लड़ाई तो रोक देता है, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था, क्योंकि इस झड़प में जावी के सिर पर गंभीर चोट आई थी और उसके सिर से खून बह रहा था। ये देखकर पाओ और इवान दोनों घबरा जाते हैं। कुछ देर पहले तक उनकी चिंता एना थी, लेकिन अब उनका अपना दोस्त बुरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए दोनों उसे तुरंत संभालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो लोग जावी को घसीटते हुए दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं। एना को भी वहीं पर लेकर जाया जाता है। एना अब पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उधर इवान पूरी तरह घबराया हुआ था। उसे लग रहा था हालत धीरे धीरे उसके हाथ से निकलती जा रही है। अब वो हर हाल में सब कुछ छिपाना चाहता था, इसलिए पाउ और इवान कमरे में फैले खून के निशान को साफ करने लगते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। लेकिन तभी एक और परेशानी सामने आ जाती है। अस्पताल का एक नर्स वहाँ आता है। उसे देखते ही पाउ उसके पास जाता है। वो उसके सामने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। वो फौरन अपने कपड़े ठीक करके उसके सामने ऐसे बनता है जैसे सब कुछ ठीक है। उधर एना अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर मदद मांगने की कोशिश करती है। उसे ये पता था कि शायद यही उसका आखिरी मौका है, लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। और तभी इवान तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और वो किसी तरह उसे शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद में वो नर्स पाउ को अपने साथ में लेकर यहाँ से जाता है। इसके बाद जब इवान जावी की हालत को देखने के लिए उसके पास जाता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो तुरंत उसके करीब झुककर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जावी अब मर चुका था। कुछ सेकंड तक इवान को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप उसे देखता रहता है। जो दोस्त कुछ देर पहले उसके सामने खड़ा था वो हमेशा के लिए जा चुका था। ये एहसास होते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। थोड़ी ही देर के बाद जब पाउ वापस कमरे में आता है तब उससे भी ये सच मालूम चलता है। जैसे ही उसकी नजर जावी पर पड़ती है वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कुछ पल के लिए वो पूरी तरह खामोश हो जाता है। अब इवान उसे संभालने की कोशिश करता है। वो बार बार कहता है ये जानबूझकर नहीं हुआ, ये सिर्फ एक हादसा था। हालांकि वो खुद भी बुरी तरह डरा हुआ था। उधर एना लेटी हुई थी और सारी बातों को सुन रही थी। वो अब भी बहुत कमजोर थी, लेकिन उसे साफ समझ आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। तभी वो धीमी आवाज में कहती है जो कुछ तुम लोगों ने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सुनते ही इवान के चेहरे पर फिर से घबराहट दिखाई देने लगती है। उसे महसूस होता है जब तक एना जिंदा है उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए वो पाउ को कमरे के बाहर ले जाता है। इसके बाद दोनों आगे क्या करना है इसके बारे में बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे एना की हालत थोड़ी बेहतर होने लगती है। उसके शरीर में कुछ ताकत वापस आने लगती है। मौका देखते ही वो हिम्मत जुटाती है और खुद को स्ट्रेचर से नीचे गिरा देती है। ये बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जमीन पर गिरने के बाद उसकी नजर पास पड़े जावी पर जाती है। तभी उसके दिमाग में एक उम्मीद जागती है। वो किसी तरह उसके पास पहुंचती है और उसके पॉकेट से मोबाइल निकालती है। उधर कमरे के बाहर इवान पाउ को समझा रहा था। वो कहता है अगर हम पकड़े गए तो हमारी पूरी जिंदगी
बर्बाद हो जाएगी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह खुद को बचाना है। इसी दौरान वो कहता है जावी की बॉडी को कहीं और छिपाना होगा और एना के साथ भी कुछ उस तरह करना होगा। ये बात सुनकर पाउ और भी परेशान हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि हालात अब बहुत दूर निकल चुके हैं, लेकिन डर की वजह से वो खुलकर 18 साल से कम आयु वाले कृपया आगे न बढ़ें। धन्यवाद। इवान का विरोध नहीं कर पा रहा था। इधर एना जल्दी जल्दी किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। उसे पता था कि उसके पास बहुत कम टाइम है। वो किसी तरह मदद मांगना चाहती थी। कांपते हुए हाथों से वो एक नंबर डायल करती है, लेकिन तभी इवान और पाउ वापस कमरे में आ जाते हैं। उनकी नजर तुरंत एना पर पड़ती है और अगले ही पल वो उसके हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं। इवान तुरंत फोन चेक करता है, तब उसे ये मालूम चलता है कि एना ने किसी नंबर पर कॉल लगा दी थी। एक पल के लिए उसकी धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन जब वो देखता है दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं हुई थी तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें लगता है कि अभी तक बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है। इसके बाद दोनों एना को वहाँ से दूसरी जगह लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक कमरे में एक फोन बजता है। दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस नंबर पर कुछ देर पहले एना ने कॉल किया था, अब उसी नंबर से जावी के फोन पर कॉल आ रही थी। ये देखकर इवान और पाउ दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब इवान धीरे से फोन उठाता है। दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही एना को एहसास होता है कि कॉल लग चुकी है, तो वो बची हुई सारी ताकत लगाकर चिल्लाने लगती है, पापा पापा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, पाउ तुरंत उसका मुंह दबा देता है और उसकी आवाज दबकर रह जाती है। उधर इवान बिना एक पल गंवाए फोन पर सिर्फ इतना कहता है, रॉन्ग नंबर, और तुरंत कॉल काट देता है। कुछ सेकंड के लिए कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अब इवान के चेहरे पर घबराहट पहले से कहीं ज्यादा और साफ दिखाई दे रही थी। वो वापस एना के पास आता है। उसकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। वो एना को घूरते हुए कहता है, ये मत भूलो कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन एना अब भी डरने को तैयार नहीं थी। वो सीधे उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तुम लोग बचोगे नहीं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर इवान और भी बेचैन हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि जब तक एना जिंदा है तब तक उनका डर खत्म नहीं होगा। इसलिए वो वहाँ से एक बड़ा कंटेनर लेने के लिए निकल पड़ता है। उसका इरादा जावी की बॉडी को उसमें रखकर कहीं और ले जाना था, ताकि इस पूरी घटना का कोई निशान ना बचे। उधर इवान के जाते ही पाउ एना के हाथ पैर बांधने लगता है, लेकिन तभी एना उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद पाउ के अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बची है। वो कहती है, तुम अब भी रुक सकते हो, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, असल में गलती इवान की है। ये सुनकर पाउ कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन के अंदर लड़ाई चल रही हो। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ उसका जमीर। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है और एना की बात सुनने के बजाय उसके मुंह पर टेप लगा देता है, ताकि वो और कुछ ना बोल सके। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ वो बाकी सबूत मिटाने में लग जाता है। दूसरी तरफ इवान कंटेनर लेने पहुँचता है, लेकिन तभी उसकी नजर दो नर्सों पर पड़ती है, जो पास खड़ी आपस में बातें कर रही थी। वो उन्हें देखते ही तुरंत छुप जाता है। उधर एना देखती है कि कमरे में अब कोई भी मौजूद नहीं है, तो उसे समझ आता है कि यही उसका मौका है। वो एक बार फिर से पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। ये आसान नहीं था। उसका शरीर अब बेहद कमजोर था, लेकिन जिंदा बचने की चाह उसे हार नहीं मानने दे रही थी। वो धीरे धीरे फर्श पर रेंगते हुए कमरे से बाहर निकलती है। वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर के बाद वो पास के एक कमरे में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो छिप जाती है। उधर इवान कंटेनर लेकर लिफ्ट से वापस आ रहा था, जबकि पाउ अभी भी खून के निशान साफ करने में व्यस्त था। दोनों को अभी तक अंदाजा नहीं था कि हालात फिर से बदल चुके हैं। लेकिन जैसे ही इवान वापस कमरे में पहुंचता है, वो एक पल के लिए वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि एना वहाँ मौजूद नहीं थी। स्ट्रेचर खाली पड़ा था। ये देखकर उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगले ही पल वो घबराकर पाउ के पास भागता है और कहता है, एना भाग चुकी है। ये सुनते ही पाउ के हाथ से सब कुछ छूट जाता है। अब दोनों समझ चुके थे, अगर एना तक किसी तरह मदद पहुंच गई तो उनके लिए बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब पाउ और इवान दोनों बुरी तरह घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एना आखिर कहाँ गई, इसलिए दोनों अलग अलग तरफ ढूंढने लगते हैं। उधर एना अपनी बची हुई ताकत के सहारे फर्श पर रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। काफी मुश्किलों से वो लिफ्ट तक पहुंच जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो किसी तरह लिफ्ट के अंदर पहुंच गई तो शायद इतनी डरावनी जगह से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है, अचानक इवान वहां पहुंच जाता है। एना कुछ समझ पाती। 18 साल से कम आयु वाले कृपया आगे न बढ़ें। धन्यवाद। उससे पहले ही वो उसके पैरों को पकड़ लेता है और फिर उसे घसीटते हुए वापस मुर्दा घर की तरफ लेकर जाता है। ये देखकर लगता है कि एना की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। जिस जगह से वो इतनी मुश्किल से बाहर निकली थी, उसे फिर से वहीं वापस लाया जाता है। इसी दौरान पाउ इवान की तरफ देखकर ये कहता है, मुझे पता है कि जावी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं था। उसकी आवाज में शक साफ सुनाई दे रहा था। लग रहा था कि अब उसके मन में भी कई सवाल उठने लगे हैं। लेकिन इवान तुरंत अपनी सफाई देता है। वो बार बार कहता है, जो कुछ हुआ वो सिर्फ बदकिस्मती थी। उसके मुताबिक किसी ने जान
जानबूझकर कुछ नहीं किया। साथ ही वो पाओ को समझाने की कोशिश करता है कि उसे एना की बातों को नहीं सुननी चाहिए, लेकिन अब पाओ के अंदर भी डर और पछतावा बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि हालात बहुत दूर निकल चुके हैं। कुछ देर तक दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस होती है। फिर धीरे धीरे वो लोग एक ऐसे फैसले की तरफ बढ़ते हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। इवान कहता है अगर एना जिंदा रही तो वो कभी नहीं बच पाएंगे। उसके हिसाब से खुद को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था। पाओ भी उसकी बातों को मानता है, इसलिए पाओ एक कपड़ा लेकर आता है। तभी इवान अचानक उसकी तरफ देखकर कहता है ये काम मैं नहीं बल्कि तुम करोगे। ये सुनते ही पाओ एक कदम पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जितनी दूर इवान जा चुका था उतनी दूर जाने के लिए पाओ अभी भी तैयार नहीं था। लेकिन इवान लगातार उस पर दबाव बनाता है। इसके बाद दोनों साथ में मिलकर इस काम को अंजाम देने का फैसला करते हैं। जैसे ही उन लोगों ने यह फैसला किया, एना की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। वो पहले से ही बेहद कमजोर थी और अब उसके शरीर में बची हुई ताकत भी खत्म होती जा रही थी। आखिरकार हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसकी हालत और भी खराब हो जाती है और फिर कुछ देर के बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। अगले ही पल कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, ऐसी खामोशी जो वहाँ मौजूद हर इंसान को अंदर तक हिला दे। अब एना सचमुच मर चुकी थी। इसके बाद वो लोग एना के शरीर को वापस स्ट्रेचर पर रखते हैं। दूसरी तरफ जावी की बॉडी को एक बड़े कंटेनर में छिपा दिया जाता है। फिर इवान उस कंटेनर को लेकर अस्पताल के बाहर निकलता है। वो काफी दूर जाकर जावी की बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है ताकि उनके खिलाफ कोई सुराग ना बचे। अपना काम पूरा करने के बाद वो वापस अस्पताल लौटता है। उधर पाओ भी लगातार सबूत मिटाने की कोशिश में लगा हुआ था। वो एना की बॉडी को साफ करता है और फिर उसे पहले की तरह रख देता है। अब दोनों को ये लग रहा था कि उन्होंने अपने सारे निशान मिटा दिए हैं। उन्हें विश्वास था कि अब कोई कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके किए गए गुनाह का सच अभी पूरी तरह छिपा नहीं है और बहुत ही जल्द वो सच एक बार फिर से उनके सामने आने वाला था। इसके बाद पाओ वहाँ से निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि एना की बॉडी में हल्की सी हरकत हुई है। पहले तो वो इसे अपना वहम समझता है, लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा महसूस होता है जैसे एना खांसने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर वो तुरंत उसके पास जाता है और जैसे ही उसने उसके चेहरे पर रखा हुआ कपड़ा हटाया, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एना अभी भी जिंदा थी। असल में वो अब तक मरने का नाटक कर रही थी। पाओ कुछ पल तक हैरानी से उसे देखता रह जाता है। तभी एना उसे चुप रहने का इशारा करती है। असल में कुछ समय पहले जब एना बार बार पाओ को समझाने की कोशिश कर रही थी कि इस पूरी घटना का सबसे बड़ा जिम्मेदार इवान है, उसी दौरान दोनों के बीच में एक योजना बन गई थी। एना ने यह तय किया था कि वो मरी हुई होने का नाटक करेगी ताकि सही मौका मिलते ही वो खुद को बचा सके। और आखिर वो एक मशहूर अभिनेत्री थी। अभिनय करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने इतनी शानदार एक्टिंग की कि सिर्फ इवान ही नहीं, कुछ समय के लिए पाओ भी उसके झांसे में आ गया। लेकिन तभी पाओ को बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत समझ जाता है इवान वापस लौट रहा है। वो घबराकर फौरन एना के चेहरे को फिर से ढक देता है और ऐसा खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ सेकंड बाद इवान वहाँ पहुँचता है। हालांकि उसके मन का शक अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वो एक बार फिर से एना को बड़े ध्यान से देखता है। आखिर उसे यकीन हो जाता है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो और पाओ वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट के पास पहुँचते ही अचानक इवान को ये याद आता है कि उसका आईडी कार्ड गायब है, क्योंकि अगर कार्ड किसी को मिल गया तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। इसलिए वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए मुर्दा घर की तरफ जाने लगता है। पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है। वो चाहता था कि इवान किसी भी हालत में वापस ना जाए, लेकिन इवान उसकी एक नहीं सुनता। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एना खड़ी अपनी ड्रेस पहन रही थी। अब उसके सारे शक एक झटके में दूर हो जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि एना जिंदा है। ये देखकर इवान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत पाओ की तरफ मुड़ता है और उस पर धोखा देने का आरोप लगाता है। वो गुस्से में पाओ का गला पकड़ लेता है। पाओ खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इवान बेकाबू हो चुका था। तभी पीछे खड़ी एना मौका देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और अपने बचाव में उस पर हमला कर देती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि इवान को संभलने का मौका नहीं मिलता। वो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही पल में उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर पाओ पूरी तरह हिल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अभी अभी उसके सामने क्या हो गया। वो घबराकर एना से कहता है, तुमने ये क्या कर दिया? लेकिन एना ने उस रात जो कुछ भी झेला था उसका जिम्मेदार इवान के साथ साथ पाओ भी था। इसलिए एना इवान के बाद पाओ पर भी हमला कर देती है। वो हमला इतना अचानक करती है कि पाओ भी अपनी जान वहीं पर गंवा बैठता है। अब मुर्दा घर में एक बार फिर से खामोशी छा जाती है, लेकिन इस बार ये खामोशी पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। और इसी चौंकाने वाले अंत के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही डार्क और थ्रिलर मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।